स्वागत है आपका मिडनाइट मेथोस में, जहाँ कहानियाँ जीवित होती हैं और भय अंधेरे में छिपा होता है। आज हम जानेंगे उसी रहस्यमय खूनी बरगद की कहानी जो स्वाति गौतम ने लिखी थी। तो बैठिए और सुनिए। शालू के आंगन में लगा बरगद का पेड़ कब का कट चुका है, लेकिन सावन के बाद उसकी जड़ों के निर्जीव बड़े झुंड में हरी कोंपलें फूटने लगी हैं। शालू की उम्र 50 को पार कर चुकी है। पुराने होने के बाद भी उसे आज भी याद है कि उसका नाम बहुत प्यार से उसके माँ बाप ने रखा था। शालू में वह सारे गुण हैं जो एक आदर्श गृहिणी में होने चाहिए, जैसे कि सुघड़, खाना बनाने में निपुण, कम बोलने वाली, 2 प्यारे बच्चे, हंसमुख, दोस्तों की एक लंबी कतार, बड़े दिल वाली, फैशन की शौकीन। सफेद हो चुके उसके सारे बाल काले दिखते हैं। मजाल है जो कभी मेहंदी का रंग छूट जाए। हाल ही में उसने अपने बालों पर कलर भी कराया है। शॉपिंग में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। खुद अकेले तो कर ही आती है और कोई उससे जरा कह दे तो सारा काम छोड़कर वह दूसरों की भी कर लाती है। चाहे आप कितना भी सस्ता लाए हो, लेकिन वह आपसे 1 रुपया कम ही लाएगी और उसकी गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। ये सभी बातें उसमें बहुत अच्छी हैं, पर एक ऐप सबका माफ होता है। अब क्या कहें, समझ नहीं आता। ये बात अच्छाई में रखी जाए या बुराई में, या फिर उससे इतना महत्व ना देकर सिर्फ दरकिनारा कर दिया जाए कि वह भी उसके शौक का एक हिस्सा है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। शौक भी अजीब होते हैं, कभी कभी लोगों से भी ज़्यादा अजीब। उसकी अलमारी में सनसनीखेज किताबें, डीवीडी, ऑडियो बुक्स, पिक्चर्स भरी हुई हैं। एक अच्छा खासा संग्रह उसकी अलमारी की शोभा बढ़ा रहा है। अगर कभी टीवी चलता है तो उस पर केवल ऐसी ही पिक्चर्स और नाटक चलाए जाते हैं जो सनसनीखेज खून खराबे से भरे हों। जब शालू शादी होकर आई थी तो उसकी नज़र पीछे आंगन में बने बरगद के पेड़ पर ठहर गई थी। बरगद को देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आया था कि कितना अच्छा हो यदि उस पर लटक कर कोई अपनी जान दे दे। हो सकता है इस पर लटक कर कभी किसी ने जान दी हो। उसने अपनी सांस से पूछ लिया था, माँ जी, बरगद पर तो फांसी लगाई जा सकती है। उर्मिला सुनकर हैरान रह गई थी। 1 मिनट चुप रहने के बाद उसने बात को आगे करके एक हंसी अपने चेहरे पर सजा ली और कहा था, कहाँ से ऐसी बातें आती हैं तेरे दिमाग में? उर्मिला का बस एक ही बेटा था। पति बहुत दिनों पहले स्वर्गवास कर चुका था। शालू गरीब घर की लड़की थी जिसे उर्मिला ने अपने परिवार में इसलिए जगह दी थी कि उन्हें लगता था कि एक कमजोर घर की लड़की इतने बड़े परिवार की बहू बनकर खुद को धन्य समझेगी और हमेशा उर्मिला से एक कदम नीचे ही रहेगी। पाराराम हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम बहुत सी योजनाएं बनाकर अपने जीवन को विस्तार देते हैं, लेकिन भाग्य हमेशा एक कदम आगे चलकर हमें हैरान कर देता है कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। 70 के बाद उर्मिला की उम्र ढल रही थी। जैसा सभी सास ससुर सोचते हैं ढलती उम्र के साथ बहू उनकी बैसाखी बन जाएगी, वैसा ही उर्मिला ने भी सोचा था। आनंद के रहते हुए वैसा चल भी रहा था, लेकिन जब आनंद दफ्तर चला जाता तो उर्मिला अपने पीछे वाले कमरे में अकेले ही समय गुजारती और उस बरगद के पेड़ को निहारती रहती जो उसने कभी अपने हाथों से लगाया था। वह पुराना होने के साथ और गहराता जा रहा था। आज वह न जाने कितने पंछियों का सहारा बन चुका था, लेकिन उर्मिला को लगता था कि वह किसी का सहारा नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी है। पेड़ और इंसान में कितना अंतर है। पेड़ बढ़ती उम्र के साथ और मूल्यवान हो जाता है, लेकिन व्यक्ति बढ़ती उम्र के साथ अपनी कीमत खो देता है। शालू की दुनिया में उसकी सनसनीखेज भरी किताबों, फिल्मों, सीरियल्स, अखबारों की सुर्खियां और बुलेटिन के अलावा उर्मिला के लिए कोई जगह नहीं थी। जिम्मेदारी के तौर पर भी उसने कभी अपनी सास का ध्यान नहीं रखा। अपने कमरे में आती हल्की सी रोशनी से उर्मिला को ज्ञात था कि शालू पूरी रात जागती रही है, क्योंकि बच्चे आजकल घर पर नहीं रहते। पर शालू एक बार भी उसका हाल चाल लेने नहीं आई। अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसके कमरे के दरवाजे को इस आशा के साथ कि शालू आएगी निहारती उर्मिला जाने कब सो गई।
शालू उठी तो उसने देखा कि उर्मिला के कमरे का दरवाजा खुला है। शालू ने बहुत गौर से उर्मिला की ओर देखा। फिर उसकी नज़र बरगद के पेड़ पर अटक गई, जहां से साए साए और कभी तेज पत्तों की आवाज आ रही थी। उर्मिला गहरी नींद में थी। सुबह के 4 बजे थे। सवेरा होने का अभी कोई नामो निशान नहीं था। शालू ने पूरी रात टीवी देखते हुए गुजारी थी। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें अजीब सी चमक थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उर्मिला को देखा और हल्के से कदमों से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, माँ जी। माताजी शब्द में बहुत प्रेम था, इतना जितना आज तक कभी शालू ने उर्मिला के लिए नहीं दिखाया था। सचेत हो उर्मिला ने धीरे धीरे आंखें खोलकर शालू की तरफ देखा। शालू हल्की सी मुस्कुरा रही थी। लाल आंखें होने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखाई देती। यूं लगता था जैसे अभी बाथरूम से निकलकर नहा धोकर उसके सामने खड़ी है। उर्मिला अपने चश्मा बेड पर टटोल रही थी। तभी शालू ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको देखना चाहिए। आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है। मैं तो आपके पास खड़ी हूँ। बताइए, अब कैसी तबीयत है आपकी? उर्मिला ने गहरी सांस लेते हुए हल्का सा खांसकर कहा, अब तो ठीक है, पेट में दर्द कम है। मैं चाहती हूँ कि आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। हकलाते हुए उर्मिला ने पूछा, क्या मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाने वाली हो? शालू हंसी। अरे नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ी वॉक करवा दूँ। आप थोड़ा घूमा करिए। मैं घूमती तो हूँ। अरे वह तो आप बैंड लेकर घर में 2 चक्कर लगा लेती हैं। आपको बिना किसी सहारे के चलना चाहिए, बिल्कुल सीधे तनकर। अब कहाँ, मेरी उम्र हो गई है, तनकर कहाँ चल पाऊंगी। 70 साल में कोई तनकर चला है? क्यों नहीं, विदेशों में इतनी उम्र में लोग ऐसे ही चलते हैं। हम जब मानते हैं तब हम बूढ़े हो जाते हैं। चलिए खड़ी हो जाएं। लेकिन अभी तो बहुत रात है। बहुत रात? किसने कहा? 4 बज चुके हैं। कुछ ही देर में आपके बेटे आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ उससे पहले आप घूम लें। मैं पूरी रात ये सोचती रही हूँ कि आपके स्वास्थ्य को ठीक कैसे किया जाए। घूमना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शालू ने उर्मिला का कंधा पकड़ लिया और जोर लगाकर उसे उठाना चाहा। धीरे बहू, बहुत दर्द होता है। अरे आपके मन का वहम है दर्द। दर्द की कोई दवाई नहीं, जब तक कि आप उसे अपने मन में बिठाते हैं। ये सबसे लंबी बातचीत थी जो पिछले 4 वर्षों में शालू और उर्मिला के बीच हुई थी। उर्मिला ने बेड से उठकर अपने चप्पलें पहननी चाही। नहीं नहीं, नंगे पैर चलना ज़्यादा आरामदायक होता है। चलिए, शालू ने कहा। उर्मिला के कदम धीरे धीरे उठते हैं, लेकिन शालू उसे खींच रही है। थोड़ा तेज चलिए ना, देर हो जाएगी। मैंने कहा ना, आपके बेटे आने वाले हैं। शालू ने गुस्से में उर्मिला की तरफ देखा। कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और शालू मुस्कुरा रही है। शालू ने एक हाथ से गेट खोला और दूसरे हाथ से उर्मिला का कंधा पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। पत्तों की सरसराहट की आवाज़ तेज सुनाई देती है। ठंडी हवा चल रही है। उर्मिला ने फर्श की तरफ देखा, फिर नज़र उठाकर शालू की तरफ देखा और कहा, कितनी ठंडी है यहाँ। हाँ, तभी तो मैं आपको बाहर लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा प्रकृति का आनंद लेते रहें। अच्छा बताइए, ये बरगद कितना पुराना है? बार बार बरगद के बारे में क्यों पूछती है? कहा तो 40 साल पुराना है। अपने अपने हाथ से ही लगाया था, लेकिन लगता नहीं है। लगता है आपकी उम्र का है।
इस बातचीत के बीच उर्मिला को खुशी इस बात की है कि उसकी बहू उसके बारे में सोचती है, उसका ख्याल रखती है। क्या हुआ जो सोते हुए उठाया, लेकिन उसकी तबीयत के बारे में तो पूछा। और कौन बहू सुबह उठकर अपनी सास को हाथ पकड़कर टहलाती है। 4 चक्कर लगाने के बाद शालू ने उन्हें बरगद के नीचे पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। कुर्सी पर बैठने के बाद शालू कुर्सी के पीछे चली गई। उर्मिला ने आवाज दी, तू कहाँ जा रही है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बिना चश्मे के उर्मिला इधर उधर देखने की कोशिश कर रही है, पर उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। सब कुछ धुंधला धुंधला है। तभी अचानक उसे अपनी आंखों के सामने कुछ सांप जैसा दिखाई दिया। उर्मिला इतना घबरा गई कि उसकी आवाज नहीं निकली और उसने धीमी आवाज में लंबी सांस लेते हुए कहा, शालू, सांप, शालू। तीसरी आवाज उर्मिला के गले से निकलने ही वाली थी, लेकिन वह वहीं रुक गई क्योंकि सांप उर्मिला के गले में पूरी तरह फंस चुका था। सांप उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा। उर्मिला कुर्सी से उठती जा रही है। धीरे धीरे वह पूरी उठ चुकी थी। शालू कहीं नजर नहीं आती और अब उर्मिला के पैरों ने उठना शुरू कर दिया है। सांप की पकड़ गर्दन पर और कसती जा रही है। उर्मिला का गला सूख रहा है। उसकी आंखें चारों तरफ शालू को देख रही है। दोस्तों, स्वाति गौतम की लिखी हुई किताब फ्लैट नंबर 714 में रहस्यमय मौत की ये एक कहानी थी, खूनी बरगद। अभी तक आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर स्वाति गौतम की लिखी हुई अनेक थ्रिलर हॉरर कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।